हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तनु और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का थीम नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सीयूटी करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना होगा और स्कोर के साथ साथ आपको मुझे ये भी बताना होगा कि आपको ये हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज कैसी लगी, क्योंकि हमारी इस पूरी सीरीज का ये आखिरी चैप्टर है। वैसे तो बुक 3 का ये पहला चैप्टर है, क्योंकि हम अपनी ये सीरीज में आखिरी चैप्टर इसको कवर कर रहे हैं। तो अब इसके इस वीडियो के बाद पूरी जो हिस्ट्री है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन। परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हिंदी में स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे, कौन से साल में लेकर आए थे? 1790, 1793, 1796 या फिर 1820? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1793। 1820 में आगे चलकर हम देखेंगे कि रैयतवाड़ी सिस्टम आएगा और 1793 में परमानेंट सेटलमेंट। द फिफ्थ रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब फिफ्थ रिपोर्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन से साल में सबमिट की गई थी? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1813। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द दीवानी ऑफ बंगाल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स कब मिल गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1765। Who was responsible for proposing a policy of pacification in the 1780s after a period of brutal extermination in 1770s? अगेन ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको आप यहीं पे याद कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो के साथ साथ ही, कि भाई पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन इन द 1780s आफ्टर अ पीरियड ऑफ ब्रूटल एक्सटर्मिनेशन ऑफ 1770s, कौन था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टस क्लीवलैंड। Which Governor General of Bengal introduced the permanent settlement in 1793? अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ही इसका आंसर बता दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जमींदार। ऑप्शन ए, ही वाज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज। हर नाम तो उसका जमींदार है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि विलेज के अंदर वो लैंड ओनर होगा। तो ए स्टेटमेंट जो है वो तो हमारी सही है। ही वाज अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द विलेज, ये भी बिल्कुल सही है। They had sometimes as many as 400 villages under them, किसके अंडर? जमींदार के। सनसेट लॉ was not applicable on the जमींदार्स। अब इस क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सनसेट लॉ, क्योंकि सनसेट लॉ एप्लीकेबल था जमींदार्स के ऊपर भी। और सनसेट लॉ में ब्रिटिशर्स ने ये कह दी थी कि इस डे की इस मतलब पर्टिकुलर टाइम भी फिक्स कर दिया था कि इस तारीख को इस टाइम तक जो है तुम सारा रिवेन्यू कलेक्ट कर कर हमारे पास लेकर आओगे, ठीक है। और इसी इसी को कहा गया था सनसेट लॉ, और ये एप्लीकेबल जमींदार्स के ऊपर भी था। तो यहाँ पर इस वजह से हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन एन ऑफिसर ऑफ जमींदार कॉल्ड डैश केम अराउंड टू द विलेज। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमला। When the estates of zamindars auctioned for failure to make revenue payment, who were amongst the purchasers? जब जमींदार जो है फेल हो जाते थे, मतलब अपनी जो रिवेन्यू जो कलेक्शन में अपना जब वो फेल हो जाते थे और ब्रिटिशर्स को सारा रिवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो उनकी स्टेट भी ऑक्शन कर दी जाती थी। अभी हमने सनसेट लॉ देखा ना कि अगर उसके अकॉर्डिंग उस टाइम तक ब्रिटिशर्स को पूरा रिवेन्यू नहीं मिलेगा तो जमींदार की स्टेट को भी ऑक्शन कर दिया जाएगा। पर इस टाइम पर जमींदार की जो स्टेट थी, जब वो ऑक्शन हो जाती थी, उसे खरीद कौन रहा था? परचेजर्स कौन थे? क्या वो अधियार थे, क्या वो बरगादार थे जिन्हें शेयर क्रॉपर्स भी कहा गया है, या वो जोतेदार थे, या फिर तालुकदार थे? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोतेदार। इन विच ईयर द कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन ब्रिटेन? फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1857। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वाज फॉर्म्ड? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1859। अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है और कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर आपने एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ा है ना, तो ही आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, वरना आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब आप इनको, मैं यहाँ पर आपको टाइम के साथ बताऊंगी तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो संथाल रिबेलियन कब हुआ था? 1855 से 56 के अंदर। परमानेंट सेटलमेंट 1793 के अंदर। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 के अंदर। और रैयत रिबेलियन इन डेक्कन कब हुआ था? 1875 के अंदर। फर्स्ट रिवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेक्कन, ये कब हुआ था? 1820, जिसे रैयतवाड़ी सिस्टम भी कहा जाता है। अब इनको क्रोनोलॉजी में जमाइए। सबसे पहले आएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सी ऑप्शन, तो बी तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आएगा परमानेंट सेटलमेंट, कब आया था? 1793 में। देन फर्स्ट रिवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेक्कन कब आया? 1820, सीबीई। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है।
By 1862, over 90% of cotton imports into Britain were coming from which of the following country? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। क्योंकि इस टाइम पर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गई थी, तो अब 19% ऑफ द कॉटन इंपोर्ट जो ब्रिटेन में हो रहा था ना, वो किस कंट्री से हो रहा था? तो वो हो रहा था इंडिया से। असर्शन एंड रीजन, देयर वर ओवर 30,000 पेंडिंग सूट्स ऑफ रेंट पेमेंट इन 1798। बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या है? इतने पेंडिंग, मतलब इतने पेंडिंग केसेस क्यों थे 30,000 के अराउंड 1798 में? तो रीजन दिया है, जमींदार कुड प्रोसिक्यूट डिफॉल्टर्स बट जुडिशियल प्रोसेस वाज लॉन्ग ड्रॉन। क्योंकि जो जुडिशियल प्रोसेस है वही इतना लंबा था, कभी केसेस जो है वो रिजोल्व हो ही नहीं पाते थे, जो हम आज भी जुडिशरी के अंदर देखते हैं ना। चाहे हमारी कंट्री कितनी ही डेवलप्ड हो जाए, पर अभी भी जुडिशरी के अंदर जो जजेस वगैरह उनकी कमी रहती है। केसेस आते रहते हैं पर सोल्व कितने होते हैं? वही केस पहले भी हुआ करता था। यहाँ पर हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। अब आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मैं जितनी भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस लाती हूँ ना, उनमें सेम फॉर्मेट रहता है लगभग। तो मेरा मकसद यहाँ पर ये होता है कि आप जो है, अगर मैं सिंपल क्वेश्चन बना के लाऊंगी ना असर्शन रीजन के, उसका पहला फायदा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस वाले मोड में हैं, तो आप इनको याद कर लें। इस वजह से मैं आसान क्वेश्चन बना के लाती हूँ, ताकि आपको दोनों स्टेटमेंट सही मिले और यहीं पर आपके याद हो जाए। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को याद भी कर लीजिएगा। उसके बाद, इन हुज सर्वे वी हैव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोतेदार्स। अब ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकोआ बुकैनन। Name the person who helped the British during the Santhal Rebellion and the Revolt of 1857. तेज चंद, महाराजा मेहताब चंद, फ्रैंकोआ बुकैनन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराजा मेहताब चंद। The fifth report of 1813 was produced by which of the following committee? Reject committee, select committee, standing committee, या फिर ऑप्शन नंबर डी, none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, the select committee। Satyajit Ray's famous film Dash on the decline of aristocratic zamindari style of living was shot in Andul Raja Palace। तो सत्यजीत रे की वो फिल्म, उस फिल्म का नाम क्या था? पत्थर, पंचाली, जंजीर, जलछाघर, रोजा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अब आपको दो स्टेटमेंट दे दी हैं, और दो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि ये जो दो स्टेटमेंट में कंटेंट है ना, ये किस कम्युनिटी या फिर किस चीज को मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो पहली स्टेटमेंट है, दे लिव द लाइफ ऑफ हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्कवॉर्म रियरर्स, वाज कनेक्टेड टू फॉरेस्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी है, वरना आप यहाँ पर दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बड़े ही ध्यान से आराम से स्टेटमेंट को पढ़ते हुए इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, और अगर नहीं भी बने तो अभी इसको याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो पहली स्टेटमेंट में कहा है, दे लिव द लाइफ ऑफ हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्कवॉर्म रियरर्स, वाज कनेक्टेड टू फॉरेस्ट। ठीक है, they lived around Rajmahal hills and live in hutments within tamarind groves and rested in the shade of mango trees। तो अब ये किस कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है? संथाल्स के बारे में, पहाड़ियास के बारे में, गोंड्स या फिर बीहू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ियास। सिद्धू मांझी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट? पहाड़िया रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, गोंड रिबेलियन, या फिर लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। He was the commander of British forces during the American War of Independence and also the Governor General of Bengal. Name the person। अब वो कौन सा ऐसा पर्सन है जो कमांडर की पोस्ट पर था ब्रिटिश फोर्सेस की अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रहा है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस। By 1832, a large area of land was demarcated as Damineko, and this land was for which of the following community? पहाड़िया, संथाल्स, गोंड, या फिर मुंडा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संथाल्स। यहाँ पर आंसर शो हो गया तो कोई बात नहीं। नेम द कमीशन विच वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द रायोट्स ऑफ डेक्कन फार्मर इन 1875। तो इस चीज को देखने के लिए कि जो डेक्कन में रायोट्स हुए थे ना 1875 में, तो उसमें वजह क्या थी या फिर क्या क्या हुआ, वो सारी चीजों को देखने के लिए कमीशन अपॉइंट हुआ था। तो उस कमीशन का क्या नाम था? डेक्कन रायोट्स कमीशन। ठीक है, उसके बाद, identify the economist whose ideas were operated by the British officials in Maharashtra in the 1820s। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड रिकार्डो। नेम द कम्युनिटी whose power in the villages was more influential than the power of जमींदार्स। अब उस कम्युनिटी का नाम बताइए जिस कम्युनिटी की पावर जो है जमींदार से भी कहीं ज्यादा थी गांवों के अंदर। शेयर क्रॉपर्स जिन्हें बरगादार्स कहा गया है, जोतेदार्स, तालुकदार्स, या फिर अमला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोतेदार्स, जिन्हें होलादार्स या फिर मंडल्स भी कहा जाता है।
वाई वर द जोतेदार सो पावरफुल। अब हमने देखा ना कि विलेजेस के अंदर जमींदार से कहीं ज्यादा पावरफुल थे जोतेदार। और हमने पीछे क्वेश्चन में ये भी देखा था ना कि जमींदार की जब एस्टेट थी, जब वो ऑक्शन हो जाती थी तो उसे परचेज कौन करते थे, वो भी जोतेदार थे। तो आखिरकार उनके पास इतनी पावर आ कैसे गई, तो वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन ए, दे वर लोकेटेड इन द विलेजेस ओनली, सही है। एक्सरसाइज्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अ लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर विलेजेस, ये भी सही है। दे केप्ट द रैयत यूनाइटेड इन देयर फेवर, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच नेम्स बोज वर यूज्ड फॉर द जोतेदार्स, अभी मैंने पीछे भी इसका आंसर बताया था। तो जोतेदार्स को और क्या क्या नामों से जाना जाता था, होलादार्स, घंटीदार्स, मंडल्स, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Why did the zamindars finally collapsed in 1930s and jotedars consolidated their power in the countryside? Due to Great Depression, excessive tax burden, due to fictitious sale, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर 1930s पर्टिकुलरली आपको टाइमलाइन दे दिया कि 1930s में फाइनली कोलैप्स कर गए थे जमींदार कंट्री साइड में, तो क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। Which of the following option were being discussed in the fifth report? अब जो फिफ्थ रिपोर्ट 1813 में सिलेक्ट कमेटी लेकर आई थी उसमें मैटर्स क्या क्या थे? पिटीशंस ऑफ जमींदार्स एंड रैयत, सही है। रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी सही है। रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास बाय ऑफिसर्स, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों ही ऑप्शंस को यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि डिटेल में ये एनसीईआरटी में नहीं दी, बुक्स जो है वो एक दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, तो वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। डैश was someone who acted as both money lender as well as trader, तो उसे क्या कहा गया है? तालुकदार, जोतेदार, जमींदार, या फिर साहूकार? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहूकार। असर्शन रीजन, असर्शन, द रैयत केम टू सी द मनी लेंडर एज डिवियस एंड डिसीटफुल। अब जो रैयत जो है मनी लेंडर को चीटर की फॉर्म में देखने लगे। अब रीजन क्या दिया है? दे कंप्लेन्ड ऑफ मनी लेंडर्स मैनिपुलेटिंग लॉज एंड फोर्जिंग अकाउंट्स। अब वो बोगसली, मतलब मनी लेंडर जो है बोगसली या फिर फॉल्सली पीजेंट्स या फिर रैयत को लूटने की कोशिश कर रहे हैं ना। कई बार लिखा कुछ हो रहा है और रैयत को बताते कुछ हो रहा है और उस पे उनका साइन ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि तुमने तो पैसे दिए ही नहीं। ऐसे वो उनको डिसीट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं लॉज को। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। In which of the following year the British passed a limitation law that stated that the loan binds between money lenders and rayats would have validity for 3 years only? तो लिमिटेशन लॉ जो है ब्रिटिशर्स ने कब पास किया था? 1857, 1858, 59 या फिर 1860? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, assertion. The zamindars and traders had to often purchase peace by paying a regular tribute to pahadiyas, बिल्कुल सही है। Reason, in exchange the pahadiya chiefs will protect them and also ensure that their goods would not be plundered, तो ये भी यहाँ पर सही है। So both A and R are true and R is the correct explanation of A. When did the British officers adopt a brutal policy of annihilating the hills and started hunting and destroying them? अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो सीधा आपको ये याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1770। द रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉम्बे डेक्कन केम टू बी नोन एज, अब जो बॉम्बे डेक्कन के अंदर 1820s में एक नया जो है रेवेन्यू सिस्टम आया था उसका नाम क्या था? परमानेंट सेटलमेंट? नहीं, परमानेंट सेटलमेंट तो 1793 में आया था। महालवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द रैयतवाड़ी सिस्टम। अब इस रैयतवाड़ी सिस्टम में था क्या क्या? द रेवेन्यू वाज डायरेक्टली सेटल्ड विद द रैयत, सही है। हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल एस्टिमेट्स द रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी ऑफ द रैयत, ये भी यहाँ पर सही है। द लैंड्स वाज रीसर्वेड इन एवरी 30 years, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्हाई देयर वाज अ एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट एग्रीकल्चर नेसेसरी फॉर द ब्रिटिशर्स? ऑप्शन ए, सो दैट द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कुड इंक्रीज, ठीक है। द क्रॉप कुड आल्सो बी प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सपोर्ट, ये भी ठीक है। A stable orderly society could have been established, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। When was the first revenue settlement was made in the Bombay Deccan region, जिसे रैयतवाड़ी सिस्टम भी कहा है? तो 1800s, 1810, 1820 या फिर 1830? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। What happened when the American Civil War ended? जब अमेरिकन सिविल वॉर एंड हो गई तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए? प्रोडक्शन इन अमेरिका रिवाइव्ड एंड इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन स्टेडली डिक्लाइंड। अब अमेरिकन सिविल वॉर जब शुरू हुई थी तो इंडिया से 90% ऑफ द कॉटन जो है ना ब्रिटेन जो है इंपोर्ट करवा रहा था, पर जैसे ही अमेरिकन सिविल वॉर एंड हो गई तो उसके बाद अमेरिकन का जो सिस्टम था कॉटन प्रोडक्शन का वो वापस रिवाइव कर गया और वापस से अमेरिकन जो है कॉटन एक्सपोर्ट करने लगे ब्रिटेन के अंदर। तो इंडिया के अंदर क्या हुआ? गिरावट हुई भारी मात्रा में, तो ये तो सही है। एक्सपोर्ट मर्चेंट्स एंड साहूकार्स इन महाराष्ट्र वर नो लॉन्गर कीन टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट,
ये भी सही है क्योंकि अब घाटे में चल रहे हैं ना सब। ऑप्शन सी, द मनी लेंडर्स नाउ रिफ्यूज लोन्स एज दे नो लॉन्गर हैड कॉन्फिडेंस इन रईयेस, ये भी यहाँ पर सही है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। In which of the following year did Deccan Riots Commission produced a report that was presented to the British Parliament? अब जो डेक्कन रायोट कमीशन था वो तो 1875 में आया था, और उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब रखी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1878। Assertion, during American crisis, cotton production in Bombay Deccan expanded, सही है। Reason, between 1860 and 1864, cotton acreage doubled. By 1862, over 90% of the cotton imports into Britain were coming from India. अब यहाँ पर रीजन भी सही है। दोबारा आप assertion को पढ़िए। इसने कहा है कि अमेरिकन क्राइसिस जैसे ही आया, बॉम्बे डेक्कन रीजन में कॉटन एक्सपेंड कर गया। अब कितनी मात्रा में एक्सपेंड कर गया? बिटवीन 1860 एंड 1864 में हमें क्या देखने को मिला कि जो कॉटन एकड़ेज है वो डबल हो गया, और 1862 में तो 90% ऑफ द टोटल कॉटन है ना ब्रिटेन का, वो इंडिया से ही इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ए भी सही है, आर भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद असर्शन, there were many groups in Britain who were opposed to the monopoly of East India Company had over trade with India and China. अब यहाँ पर हमें कई बार लगता है ना कि ब्रिटेन से जो है एक ही कंपनी इंडिया में क्यों आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसके खिलाफ कभी ब्रिटेन में रिवोल्ट नहीं हुआ? तो कई बार होता था। ब्रिटेन के अंदर कई प्राइवेट कंपनीज कहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सारी मोनोपोली ट्रेडिंग की क्यों दी है, हमें भी तो दो। अब रीजन क्या है? दीज ग्रुप्स वांटेड अ रिवोकेशन ऑफ द रॉयल चार्टर दैट गेव द कंपनी दिस मोनोपोली। और ये जो ग्रुप्स थे ब्रिटेन के अंदर, ये चाहते थे कि इस चार्टर को ही हटा दो जो मोनोपोली देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पर ए भी सही है, आर भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स इमर्ज्ड एज अ डेंजर फॉर द पहाड़ियास, पहाड़ियास के लिए मुसीबत का कारण कौन बने? मुंडास, भील्स, संथाल्स या फिर गोड्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द संथाल रिवोल्ट ऑफ 1855 वाज अगेंस्ट whom अंडर द लीडरशिप ऑफ सिंधु मांझी। अब ये जो संथाल रिवोल्ट कर रहे थे 1855 से 56 के अंदर, किसके अगेंस्ट में? जमींदार्स, डिकूज, कॉलोनियल स्टेट या फिर ऑल ऑफ द बोथ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द डेक्कन रिवोल्ट ऑफ 1875 began at Supa, a large village in which of the following place? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड संथाल स्टार्टेड देयर रिबेलियन? मैंने पीछे भी इसका आंसर बताया, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1855 to 56। What were the reasons behind the संथाल रिवोल्ट? अब जो संथाल रिवोल्ट हुआ है 1855 से 56 के बीच में सिंधु माझी की लीडरशिप के अंडर, वो हुआ क्यों? द स्टेट वाज लिविंग heavy taxes on land that the Santhals had cleared, सही है। मनी लेंडर्स वर चार्जिंग them with high interest rate, ये भी बिल्कुल सही है। जमींदार्स वर asserting control over दामीन एरिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। First, the land grants to the Santhals stipulated that at least 1/10 of the area was to be cleared, सही है। ऑप्शन नंबर टू, and the cleared land should be cultivated within the first 10 years, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगेन यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर चूज करनी है। पहली स्टेटमेंट है संथाल सेटल्ड ऑन द पेरिफेरीज ऑफ राजमहल हिल्स, सही है। ऑप्शन नंबर टू, द पहाड़ियाज रेजिस्टेड बट वर अल्टीमेटली फोर्स्ड टू विथड्रॉ डीपर इनटू द हिल्स, ये भी यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द फ्रांको बुकैनन सर्व्ड एज अ सर्जन टू विच ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।